नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के राजस्थान इतिहास की क्लासेज में। साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में। यानी कि साथियों, रणथंभौर का चौहान वंश किस तरीके से स्थापित होता है, उसके कौन कौन से शासक आते हैं, कौन कौन से साथियों उसने युद्ध लड़े थे, वो सारी जानकारियां पूरी डिटेल में हम आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथियों, इससे पहली वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था शाखांबरी और अजमेर के चौहान वंश के बारे में। साथियों, एक बार के लिए आपको वहां पर लौटना पड़ेगा, क्योंकि इस वंश की शुरुआत साथियों उसी वंश के एक शासक या फिर एक तरीके से उत्तराधिकारी के द्वारा होती है। साथियों, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी जाती है? तो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र साथियों होते हैं गोविंदराज, इनके द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है। साथियों, एक बार आपको प्राचीन काल में या फिर उस पुराने वंश की ओर लौटना पड़ेगा एक बार के लिए, ताकि साथियों बेहतरीन तरीके से आपके नोट्स बन पाए और बेहतरीन तरीके से साथियों आपको यह वंश समझ में आए। तो देखिए साथियों, शुरुआत करते हैं वापस से एक बार पृथ्वीराज चौहान के काल से। यानी कि आपको पता है साथियों, उनके काल में जो आक्रमण होता है मोहम्मद गोरी का। साथियों, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग अपने विषय बताए हैं, अलग अलग तरीकों से कहा है कि भाई मोहम्मद गोरी ने भारत पर कितनी कितनी बार आक्रमण किए थे। साथियों, सर्वमान्य मत होता है जो कि लगभग 16-17 बार की बात होती जाती हो कि भाई मोहम्मद गोरी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और भारत के हर क्षेत्र को लूटा था। साथियों, हर लूट के अंदर उसे एक तरीके से राजपूतों से टक्कर लेनी पड़ती थी और अपनी पराजय का सामना करते हुए साथियों वह वापस लौटता था। साथियों, परंतु 17वीं बार जब वो आक्रमण करता है और साथियों वो आक्रमण होता है 1192 का, यानी कि साल 1192 के अंदर साथियों जब मोहम्मद गोरी इंडिया में आता है और आक्रमण करता है, तो उसमें साथियों उसे विजय प्राप्त होती है। और साथियों तत्काल में कौन सा काल चल रहा था? यानी कि पृथ्वीराज तृतीय का साथियों हमारे इंडिया में अजमेर में साथियों एक तरीके से टाइम पीरियड चल रहा था। साथियों यूं कह सकते हैं कि तत्काल के अंदर पृथ्वीराज चौहान एक केंद्रीय शासक के तौर पर स्थापित था। तो साथियों सबसे ज्यादा हानि इन्हें ही के राज्य को होती है और इन्हें साथियों कहा जाता है कि इन्हें बंदी बनाकर साथियों पृथ्वी जो मोहम्मद गोरी है अपने साथ गजनी ले जाता है साथियों। ठीक है साथियों, अब देखिए मोहम्मद गोरी इन्हें गजनी ले जा चुका है, परंतु यहाँ पर साथियों इनकी संतान होती है। संतान का नाम साथियों यहाँ पर गोविंदराज है। साथियों देखिए गोविंदराज इनकी संतान है और साथियों इसका एक भाई भी होता है। तो उसके भाई के बारे में साथियों हम आगे बात करेंगे। भाई का नाम है हरिराज। ठीक है साथियों, हरिराज साथियों इनके भाई का नाम है पृथ्वीराज चौहान के भाई का। तो साथियों वो चीजें आगे जानकारी मिलेगी, परंतु जब मोहम्मद गोरी इन्हें ले जाता है और अपने साथियों यहाँ पर इंडिया के अंदर साथियों बात करते हैं, तो इंडिया के अंतर्गत अपने गुलाम कुतुबुद्दीन को एक तरीके से यहाँ का प्रशासक नियुक्त करके चला जाता है। साथियों कुतुबुद्दीन क्या करता है? तो कुतुबुद्दीन जो गोविंदराज है साथियों पृथ्वीराज का पुत्र, इसे अजमेर का एक तरीके से शासक नियुक्त करता है कि भाई आप मेरे अधीन रहिए और मुझे कर देते रहिए और अजमेर के अंदर राज कीजिए। तो साथियों छोटी सी रियासत जो एक तरह से, क्योंकि पता है पृथ्वीराज का टाइम साथियों दिल्ली से और अजमेर के क्षेत्र में था। यानी कि पृथ्वीराज का जो तरह से शासन था, पृथ्वीराज का राज्य था जो दिल्ली से लेकर अजमेर क्षेत्र में हुआ करता साथियों, पूरा का पूरा पृथ्वीराज के अंडर में आता था। परंतु अब गोविंदराज की बात आई साथियों, तो गोविंदराज को केवल मात्र एक छोटा सा टुकड़ा अजमेर का क्षेत्र दिया जाता है और साथियों उसके अंदर भी साथियों उस पर बहुत सारी शर्तें थोपी जाती है कि भाई आप मेरे अधीन रहना, मुझे हमेशा कर देते रहना, मेरी हर बात का साथियों आपको पालन करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें बहुत सारी शर्तें इन पर थोपी जाती हैं। तो साथियों इन सभी शर्तों के माध्यम से एक तरीके से गोविंदराज को लगता है कि भाई यह मेरे या फिर मेरे राजपूतों का अपमान है। तो साथियों इस चीज से परेशान होकर वह कुतुबुद्दीन को या फिर केंद्रीय शासन को इस चीज की या फिर इन संधियों को, इन शर्तों को मानने से इनकार कर देता है। तो साथियों क्या होता है कि कुतुबुद्दीन एक तरीके से नाराज होता है और गोविंदराज के चाचा साथियों पृथ्वीराज के भाई हरिराज के नेतृत्व में इस पर आक्रमण करता है और इसे हमेशा टॉर्चर करने लगता है। तो साथियों एक तरीके से ये गोविंदराज यहाँ से परेशान होकर वह यहाँ से छोड़ देता है, यानी कि इस राज्य को त्याग देता है और साथियों पहुंचता है घूमता फिरता हमारे रणथंभौर में। साथियों देखिए रणथंभौर का चौहान वंश इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है। तो साथियों वो अजमेर से चलते हुए गोविंदराज पहुंचते हैं रणथंभौर में। साथियों टाइम क्या बात है? तो टाइम हमारा है 1194 ईस्वी का। देखिए साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ पर हर कड़ी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज साथियों क्लास को रिलेट कीजिए अपने दिमाग में साथियों, पूरी की पूरी तरीके से इसे छापिए और अपने नोट्सबुक में साथियों जिस तरीके से मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट बनाए हैं, तो प्लीज आप भी नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम के समय में साथियों आपको उन नोट्स को रिविजन करने के मात्र से ही सारी चीजें, सारी कहानियां साथियों याद आ जाए। तो देखिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब गोविंदराज साथियों कहां पहुंचे हैं? तो गोविंदराज पहुंचे हैं रणथंभौर में। साथियों वो रणथंभौर में आकर क्या करेंगे? तो यहां पर अपनी शक्ति का विस्तार करेंगे और अपने साम्राज्य को वापस से स्थापित करेंगे। और शायद हो सकता है साथियों कि भाई आपको पता होता है कि भाई बदले लेने की भावना बहुत ज्यादा होती है, तो हो सकता है कि भाई वह केंद्रीय शासन से वापस से लोहा लेने की तैयारी भी करेंगे। तो साथियों इस तरीके से वह आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो साथियों अब शुरू होती है हमारे रणथंभौर के बारे में डिटेल्स की। तो देखिए साथियों इसकी स्थापना मैंने लिखी है भाई, स्थापना हुई थी साल 1194 ईस्वी के अंतर्गत गोविंदराज के द्वारा। साथियों अगर आप जानना चाहें भाई गोविंदराज कौन है, तो यह हमारे पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है।
साथियों गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है और साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सारी जानकारियां दी है। अब देखिए साथियों, गोविंदराज के काल के पश्चात में यहाँ पर बहुत से शासक आते हैं, यानी कि लगभग 7 से 8 साथियों शासक आते हैं और उनमें साथियों एक सबसे अंतिम शासक होता है हम्मीर देव, जो कि बहुत ही बेहतरीन शासक होता है साथियों। वो युद्ध में और कलात्मकता से या फिर साथियों हर दृष्टि से साथियों बहुत ही माहिर व्यक्ति होता है और उसे हर क्षेत्र का साथियों ज्ञान होता है। वो कूटनीति में बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है साथियों। तो हम्मीर देव के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे साथियों पूरी डिटेल में, क्योंकि साथियों पृथ्वीराज चौहान के पश्चात में साथियों अब यहाँ पर इस वंश की स्थापना होती है और इस वंश में साथियों कोई ज़्यादा गौरवशाली शासक नहीं आए हैं, परंतु जो हम्मीर देव साथियों इस वंश का सबसे अंतिम शासक होता है। बहुत ही बलवान, बहुत ही बलशाली और बहुत ही गुणवान व्यक्ति होता है, जो कि साथियों सदैव केंद्रीय शासन से हमेशा लोहा लेता रहता है। तो साथियों प्लीज एक बार वापस से लौटिए। अब देखिए साथियों गोविंदराज के द्वारा स्थापना कर दी गई है। अब स्थापना के बाद में होता क्या साथियों कि भाई 1226 में इल्तुतमिश, साथियों देखिए 1226 में इल्तुतमिश गुलाम वंश का आदमी है या फिर शासक है साथियों, वह इस राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। साथियों देखिए गोविंदराज के बाद में आता है मैं इल्तुतमिश और साथियों इल्तुतमिश क्या करता है तो वह रणथंभौर पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। साथियों एक तरीके से केंद्रीय शासक है इल्तुतमिश, क्योंकि आपको पता है भाई गुलाम वंश में इल्तुतमिश शासक आता है, इसकी पुत्री साथी होगी रजिया सुल्तान। तो वो सारी जानकारी साथियों हम आगे करते चलेंगे, कवर करते चलेंगे। तो देखिए साथियों 1226 में इल्तुतमिश का रणथंभौर पर अधिकार हो चुका है। साथियों अब टाइम पीरियड आगे बढ़ता है, तो देखिए साथियों अब आगे बात होती है 1236 की। तो साथियों इस वंश का एक शासक हुआ है रणथंभौर के चौहान वंश का शासक, तो भाई वीर नारायण। साथियों देखिए वीर नारायण पंवार नाम है इनका पूरा नाम। तो वीर नारायण पंवार का पुत्र होता है वाघभट्ट। साथियों वह इस पर पुनः अधिकार प्राप्त करता है। साथियों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसे कड़ी से कड़ी बनाते हुए आगे बढ़िए कि भाई इल्तुतमिश ने तो इस पर अधिकार किया था, यानी कि चौहानों से या फिर राजपूतों से इसे अपने अधीन ले लिया था, इनसे छीन लिया था। साथियों वीर नारायण पंवार का पुत्र होता है वाघभट्ट, तो कि वाघभट्ट वापस से इस पर अपना अधिकार स्थापित करता है। साथियों ये दोनों ही इस वंश के शासक हैं। अब देखिए आगे पश्चात बात होती है साथियों कि भाई पश्चात में वाघभट्ट के बाद में साथियों वापस से घटना परिवर्तित होती है और साथियों दिल्ली में गद्दी पर बैठती है रजिया सुल्तान। तो देखिए साथियों रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठती है तो क्या करती है कि वह अपने कुतुबुद्दीन हसन यानी कि अपने सेनापति कुतुबुद्दीन हसन के नेतृत्व में साथियों वापस से रणथंभौर पर आक्रमण करवाती है। तो साथियों इस प्रकार से कड़ियां आगे बढ़ती चलती हैं और एंड के अंदर साथियों बात होती है हम्मीर देव की। साथियों अगर बात करते हैं हम्मीर देव से पहले की, तो देखिए साथियों इनसे पहले शासक बनते हैं इनके पिता जेत्र सिंह। साथियों जेत्र सिंह का उत्तराधिकारी और पुत्र है हम्मीर देव। साथियों देखिए पुत्र और भी हैं जेत्र सिंह के 3 पुत्र हैं साथियों, परंतु सबसे प्रिय पुत्र था हमारा हम्मीर देव। तो साथियों इसीलिए जेत्र सिंह ने इन्हें एक तरीके से शासन बनाया या फिर शासक बनाया। साथियों अब आगे बात करते हैं हम्मीर देव के बारे में। तो देखिए साथियों यहाँ पर मैंने कड़ियां आपको बताई हैं। इल्तुतमिश आया और उसके पश्चात में साथियों इल्तुतमिश के से जो छीना गया युद्ध एक तरीके से दुर्ग था या फिर जो रणथंभौर साम्राज्य था साथियों, उसको वापस से कौन छीनता है तो वह छीनता है वाघभट्ट। साथियों वाघभट्ट के पश्चात में वापस से दिल्ली की गद्दी पर बैठती है रजिया सुल्तान, जो कि एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी साथियों और एकमात्र हिंदू की जो एक तरह से हिंदुस्तान की साथियों केंद्रीय शासिका भी कह सकते हैं। तो साथियों यह वापस से गद्दी पर बैठती है और यह अपने जो एक तरीके से सेनापति कुतुबुद्दीन हसन के नेतृत्व में साथियों रणथंभौर पर वापस से आक्रमण करती है। साथियों परंतु इस आक्रमण में इन्हें पराजय प्राप्त होती है, यानी कि साथियों इसमें इसे सफलता नहीं मिलती है और इनकी होती है पराजय इनकी होती है। साथियों अब आगे कहानी किस प्रकार से बढ़ती है, कौन कौन सी जानकारियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं, वो सारी जानकारी साथियों हम यहाँ पर कवर करते चलेंगे। साथियों एग्जाम्स में कभी भी नहीं आएगा कि भाई जो एक तरह से रणथंभौर के शासक कौन कौन थे। साथियों इनकी कड़ी मैं आपको एंड में बता दूंगा, तो वो कड़ी कौन कौन सी हुई, कौन कौन से शासक आए थे, किस प्रकार से साथियों हमारा हम्मीर देव पहुंचता है या फिर हम्मीर देव के पिता तक बात पहुंचती है। साथियों अब बात करेंगे हम्मीर देव के बारे में। तो देखिए साथियों 1282 से लेकर 1301 के मध्य में हम्मीर देव का काल आता है। साथियों इनके जन्म से इनसे कोई डिटेल्स नहीं बनती है, इनके काल से साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल्स बनेगी, बहुत सारी जानकारी। साथियों अगर बात करते हैं रणथंभौर चौहान वंश के बारे में, तो साथियों अधिकतर जानकारियां हमारे को हम्मीर देव के बारे में ही लेनी पड़ती है, क्योंकि साथियों बहुत ही बेहतरीन कार्य इन्हीं के द्वारा किए गए थे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथियों अपने राज्य का संचालन किया, अपनी कूटनीति का प्रदर्शन किया और राजपूतों के इतिहास में या फिर साथियों राजस्थान के इतिहास में, राजपूताना के इतिहास में अपने स्वर्णिम पन्ने इन्हीं के द्वारा लिखे गए थे। साथियों आगे बढ़ते हैं, इनके पिता का नाम है जेत्र सिंह। साथियों आपको जानकारी होगी कि भाई रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत 32 खंभों की छतरी स्थापित है। साथियों 32 खंभों की छतरी किसके द्वारा बनवाई गई, तो यह हमारे हम्मीर देव के द्वारा बनवाई गई थी। साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई 32 खंभों की छतरी साथियों किसने बनवाई थी, तो यह बनवाई थी हम्मीर देव ने। साथियों किसकी याद में बनवाई थी, तो अपने पिता जेत्र सिंह की याद में। तो साथियों लिख सकते हैं कि भाई जेत्र सिंह की याद में। साथियों जेत्र सिंह ने 32 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया था, इसीलिए इस छतरी को 32 खंभों की छतरी भी कह सकते हैं, या फिर इस छतरी के अंदर 32 खंभे
जो हमीर देव के द्वारा लगवाए गए थे। अब क्यों लगवाए गए थे? तो अपने पिता के 32 वर्षों के सफल शासनकाल के लिए इसने इस छतरी का निर्माण करवाया था और छतरी के अंतर्गत 32 खंभे स्थापित करवाए थे। तो साथियों एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी है भाई स्थापना से संबंधित जानकारी कि भाई हमीर देव के द्वारा कौन सी एक तरीके से स्थापना करवाई गई थी या फिर कौन सी चीज का निर्माण करवाया गया था, जो कि एग्जाम की दृष्टि से साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है। तो 32 खंभों की छतरी है जेतर सिंह की याद में या फिर इसके शासनकाल के एक तरीके से 32 वर्ष जो कि सफलता से या फिर शांतिपूर्ण तरीके से साथियों पूर्ण हो गए थे, उसी चीज को देखते हुए जेतर सिंह के पुत्र हमीर देव ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। साथियों इनकी माता का नाम होता है हीरा देवी। देखिए साथियों बहुत ही राजपूताना है और बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति हैं जेतर सिंह, हीरा देवी, साथियों बीरम देव, सुल्तान देव, बहुत ही खतरनाक साथियों शासक आएंगे। और साथियों बहुत सारा इनका जो एक तरीके से इनका टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही एक तरीके से आपको आनंदित महसूस करेगा, पढ़ने में साथियों बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखिए साथियों इनके भाई होते हैं बीरम देव और सुल्तान देव। साथियों बीरम देव और सुल्तान देव और हमीर देव तीनों भाई थे, परंतु साथियों सबसे योग्य कौन था? तो सबसे योग्य था हमारा हमीर देव। साथियों इसीलिए यह पिता को भी ज्यादा प्रिय भी था। तो पिता ने क्या किया कि भाई जो एक तरह से बिजले साथियों ये होते हैं पहले नंबर के और ये होते हैं हमारे दूसरे नंबर के और ये तीसरे नंबर के, यानी कि बीरम देव प्रथम बेटा है और द्वितीय है हमीर देव और तीसरा है सुल्तान देव। तो साथियों ये दूसरे बेटे को अपना शासक नियुक्त करते हैं, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। साथियों इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो पत्नी का नाम है रंगा देवी। देखिए साथियों पत्नी का नाम रंगा देवी यहाँ पर है और पत्नी का साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हमारे को यहाँ पर देखने को मिलेगा पश्चात में। साथियों महत्वपूर्ण रोल किस प्रकार से? तो आप कह सकते हैं कि भाई रंगा देवी के द्वारा यहाँ पर जोहर रचाया गया था। साथियों वो जोहर बाद में हम अंतिम साथियों जो पड़ाव आएगा इस लेसन का तो वहां पर कवर करेंगे। साथियों पुत्री का नाम है पद्मला। साथियों देखिए पद्मला और जेतल देवी, साथियों दो नाम हमारे को देखने को मिलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना साथियों। एग्जाम में जिस प्रकार से भी अगर मान लीजिए पुत्री से संबंधित को क्वेश्चन बनता है तो जहां भी साथियों दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हो दोनों नामों में से, तो आपको उसे डायरेक्ट करना होगा। साथियों हमीर देव को कौन कौन सी संज्ञा दी गई थी या फिर इन्हें कौन कौन से उपनाम प्रदान किए गए थे? तो साथियों नाम है चौहानों का कर्ण और हटी हमीर और 16 युद्धों का विजेता, रणथंभौर का शासक। तो साथियों देखिए हटी हमीर एक इंपॉर्टेंट नाम है हटी हमीर। साथियों इनके द्वारा हट बहुत ज्यादा करी जाती थी। अपनी हट की वजह से साथियों यह अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, परंतु इन्होंने अपनी हार नहीं मानी, अपने कभी भी साथियों अपनी कही बात को वापस से पलटा नहीं या फिर उससे वापस से मुकरे नहीं। तो साथियों बहुत ही बेहतरीन चीजें थी, बेहतरीन आदत थी इनकी, जो कि राजपूतों की साथियों होती भी है हमेशा। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। हटी अमीर और चौहानों का कर्ण, 16 युद्धों का विजेता। साथियों 16 युद्धों का विजेता साथियों इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने 17 युद्ध लड़े थे टोटल जिंदगी के अंतर्गत, और जो साथियों अंतिम युद्ध था अपना अलाउद्दीन खिलजी के साथ में होता है साथियों, उसके अंतर्गत इनको पराजय मिलती है और उस साथियों उस युद्ध में इनकी मृत्यु भी होती है। तो साथियों 16 युद्ध का विजेता इन्हें कहा जाता है। और साथियों इन्हीं युद्धों के कारण साथियों इन्होंने एक तरीके से एक यज्ञ भी करवाया था, तो वो आगे हम जानकारी लेंगे साथियों। अब देखिए साथियों इनके घोड़े का नाम एग्जाम में कई बार बनता है, तो इनका घोड़े का नाम है बादल। साथियों इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बादल इनके घोड़े का नाम है। साथियों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। साथियों हल्दी घाटी में उसकी मृत्यु होती है, परंतु हमीर देव का घोड़ा है बादल। साथियों यह कोई मृत्यु नहीं होती इसकी, इसको नॉर्मल तरीके से इसको मृत्यु प्राप्त होती है उम्र के पड़ाव के अनुसार। साथियों अब बात करते हैं हमीर देव के धर्म की। तो देखिए शिव धर्म का यह उपासक है और भगवान शिव का यह परम भक्त है। साथियों जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे इसने। अब देखिए साथियों थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा। तो जीवन काल में इसने अपने 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 16 युद्धों में विजय प्राप्त हुई थी। साथियों मैंने आपको पहले बताया था कि जीवन काल में 17 युद्ध लड़े और 16 में विजय प्राप्त हुई, 17वें में इसकी मृत्यु होती है। साथियों वो मृत्यु भी किस प्रकार से होती है? अगर वो ये अगर सारी चीजें इसके अनुसार होती, सारी चीजें या फिर जो सारे सेनापति थे जो कि इसके अनुरूप कार्य करते हैं, तो साथियों इस युद्ध में इसे पराजय नहीं होती थी, इसके अंदर भी इसकी विजय होती। परंतु साथियों इसके जो सेनापति थे द्वारपाल थे, उसके द्वारा इनके साथ में धोखा किया गया, इसीलिए इन्हें पराजय मिलती है और अंत में साथियों इनकी मृत्यु होती है। मुझे सारी जानकारी साथियों आगे कवर करेंगे। देखिए इन युद्धों से, इन जो विजयों से खुश होकर साथियों इन्होंने कोटियजन यज्ञ का आयोजन किया था। साथियों ये यज्ञ कौन सा है? तो कोटियजन यज्ञ। आप इसे नोट कीजिए कि भाई कोटियजन यज्ञ का आयोजन किसने किया? तो हमीर देव ने किया था। साथियों क्यों किया? तो भाई 16 विजय हुई थी इनकी, यानी कि इसे 16 जो जीते प्राप्त हुई थी साथियों, उससे खुश होकर इन्होंने कोटियजन यज्ञ का आयोजन किया था। साथियों कहा जाता है कि भाई तत्काल में जब एक तरीके से इस यज्ञ को संपन्न करवाने के लिए कौन सा जो व्यक्ति आया था या फिर कौन सा राजपुरोहित आया था, साथियों उसका नाम है विश्वरूप। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाई हमीर देव के काल में रणथंभौर में किस राजपुरोहित के द्वारा जो एक तरीके से यज्ञ हुआ था साथियों, कोटियजन यज्ञ, उसे संपन्न करवाया गया। तो साथियों नाम होगा विश्वरूप। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। 1286 में देखिए साथियों 1286 के अंतर्गत दिग्विजय नीति के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार आरंभ किया था। किसने किया था साथियों?
हमारे हमीर देव साथियों एक तरीके से बहुत ही बलवान व्यक्ति है साथियों, बहुत ही गुणवान व्यक्ति है और साथियों साम्राज्य निर्माता आप इसे कह सकते हैं। तो साथियों 1286 ईस्वी में इन्होंने दिग्विजय नीति के माध्यम से साम्राज्य विस्तार करने की योजना आरंभ करी और साम्राज्य विस्तार करने का कार्य आरंभ कर दिया। साथियों आगे बढ़ते हैं, देखिए इन्होंने साम्राज्य विस्तार नीति के तहत कौन कौन से काम किए या फिर कौन कौन से साम्राज्यों तक अपना विस्तार किया और किस किस शासक के तहत साथियों इन्होंने युद्ध करने को पड़े साथियों उस चीजों के तहत। तो देखिए साथियों इन्होंने नॉर्मल तरीके से बात करते हैं तो मालवा, आबू, उज्जैन की सीमा तक अपने राज्य का विस्तार किया। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई इन्होंने मालवा, आबू और उज्जैन के क्षेत्रों तक अपने राज्य की सीमा का साथियों विस्तार कर लिया था। और साथियों इसी प्रकार से हमीर देव के बारे में जो बेसिक जानकारी साथियों होती है वो हमने यहाँ पर कवर करी है। साथियों अब आगे बात करेंगे हमारे जो एक तरीके से इनके जो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं केंद्रीय सत्ता के साथ में, केंद्रीय शासकों के साथ में, तो साथियों वो जानकारियां हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए साथियों आप इसे नोट कीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार के लिए और आगे देखते हैं। तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं और जो हमीर देव के जो केंद्रीय सत्ता के साथ में साथियों जो आक्रमण होते हैं, जो युद्ध होते हैं, जो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, उन सभी लड़ाइयों के बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करते हैं साथियों। तो देखिए साथियों साल 1291 के अंतर्गत आपको पता होता है कि भाई दिल्ली के अंतर्गत केंद्रीय सत्ता में साथियों खिलजी वंश का आगमन होता है। साथियों खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी? तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इस वंश की स्थापना करी जाती है। आपको यह पूरी तरीके से साथियों ज्ञात है। तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में डिटेल से, यानी कि भाई इसने किस प्रकार से रणथंबोर पर साथियों आक्रमण किया था। तो साथियों आपको लिखना होगा सबसे पहले कि भाई साल 1191 में, देखिए साथियों लिख सकते हैं कि भाई साल 1192 में साथियों कौन शासक आता है? तो जलालुद्दीन खिलजी आता है। जलालुद्दीन खिलजी। तो देखिए साथियों जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा यहां पर आक्रमण होता है। अब साथियों आक्रमण करने का टाइम या फिर साथियों एक तरीके से कारण क्या होता है? साथियों टाइम तो यही है कि भाई 1191 और 92 के मध्य में यहाँ पर आक्रमण होता है। साथियों उसी समय के अंतर्गत दिल्ली के अंतर्गत सत्ता स्थापित होती है और खिलजी वंश का साथियों यहाँ पर शासन स्टार्ट होता है। तो साथियों इसने कहां पर आक्रमण किया था? तो साथियों आपको कह सकते हैं कि भाई एक तरीके से रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाले जाहिन दुर्ग पर साथियों इसके द्वारा आक्रमण किया जाता है। साथियों देखिए इसका सबसे पहले हम जानेंगे भाई आक्रमण करने का कारण क्या था। तो साथियों कारण में आप लिख सकते हैं कि भाई कारण। तो देखिए कारण क्या था साथियों? तो एक तरीके से साथियों हमीर देव एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और वह साम्राज्य विस्तार करने की एक तरीके से नीति का पालन करता था। तो साथियों इसी प्रकार से साम्राज्य विस्तार की नीति भी एक तरीके से इसके लिए सिरदर्द थी, क्योंकि भाई यह एक बड़े शासक को अपने राज्य के पास में पनपना नहीं देना चाहता था और एक तरीके से साथियों यह पूरे भारत में साथियों अपना अधिकार जताना चाहते थे। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई हमीर देव की साम्राज्य विस्तार नीति, हमीर देव की साम्राज्य विस्तार नीति। साथियों एक तो पहला कारण यह है और साथियों केंद्रीय शासन की एक तरीके से आप कह सकते हैं केंद्रीय शासन का किसी छोटे राज्य का केंद्रीय सत्ता के पास नहीं आने देना। साथियों ये तो नॉर्मल कारण है। अब साथियों बात होती है हमीर देव के काल में इस पर बहुत सारे आक्रमण किए गए थे साथियों, उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण चीजें बनती है रणथंबोर का दुर्ग। तो देखिए साथियों रणथंबोर का दुर्ग एक इंपॉर्टेंट चीज है और वो बहुत सारे साथियों एक तरीके से युद्धों का कारण बनता है कि भाई किस प्रकार से साथियों उस पर युद्ध होते हैं। तो साथियों सबसे पहला कारण बनता है कि भाई रणथंबोर दुर्ग सामरिक दृष्टि से साथियों मोस्ट एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट दुर्ग था साथियों। तो साथियों लिख सकते हैं कि भाई रणथंबोर दुर्ग का सामरिक महत्व साथियों इसमें सारे महत्व आ जाते हैं कि भाई किस प्रकार से यहाँ पर आक्रमण होते हैं और किस तरह से साथियों इसका स्ट्रक्चर बना होता है, किस प्रकार से साथियों यह व्यापारिक मार्गों पर स्थापित होता है, वो सारी जानकारी साथियों इसमें कवर होती हैं। तो देखिए मैंने आपको 3-4 साथियों जो प्रमुख कारण होते हैं साथियों वो बताए हैं कि भाई हमीर देव की साम्राज्य विस्तार की नीति थी, इसीलिए यह लोग डरते थे कि भाई एक समय आने वाले टाइम में यह हमारे लिए भी साथियों एक तरीके से सरदर्द बन सकता है। साथियों एक तो इनको डर यह था। अब साथियों बात होती है केंद्रीय शासन चाहता था कि भाई किसी भी छोटे बड़े राज्य को हमारे राज्य के पास में नहीं पनपने दिया जाना चाहिए। साथियों क्यों चाहते थे? तो साथियों
वह चाहते थे कि भाई तो हमारे राज्य के पास में हमारे दूर दूर तक साथियों हमारा शासन स्थापित हो और हमारी साम्राज्य विस्तार की नीति में साथियों यह एक तरीके से आड़े आ सकता है इन फ्यूचर में। साथियों एक तो यह सोच थी इनकी। अब साथियों बात होती है रणथंबोर दुर्ग जो तरीके से साथियों बना हुआ है रणथंबोर में, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट दुर्ग है साथियों, बहुत ही फेमस है अपने स्ट्रक्चर के लिए, अपनी मजबूती के लिए साथियों, और वह सामरिक दृष्टि से साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है। साथियों कहा जाता है कि भाई यह दुर्ग एक तरीके से व्यापारिक मार्ग पर भी स्थित था। तो साथियों व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण भी इस दुर्ग पर पाने की या फिर इस राज्य पर विजय पाने की हर किसी शासक की इच्छा होती थी। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई व्यापारिक मार्ग पर स्थापित होना। साथियों व्यापारिक मार्ग पर स्थापित होना भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। तो देखिए साथियों ये 4 कारण मैंने बताए हैं। अब बात करेंगे साथियों जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो साथियों इसने आक्रमण किया था रणथंबोर की कुंजी या फिर दुर्ग के रास्तों की कुंजी कहे जाने वाले साथियों जाहिन के दुर्ग पर। साथियों कहां पर आक्रमण किया? तो साथियों लिख सकते हैं कि भाई रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाले जाहिन। साथियों इसका एक नाम और इतिहास में देखने को मिलता है। तो साथियों वह नाम हमारा है चाणगढ़ का दुर्ग। साथियों लिख सकते हैं चाणगढ़ दुर्ग। तो साथियों जाहिन दुर्ग और चाणगढ़ दुर्ग साथियों एक ही चीज है, पर आक्रमण किया। आक्रमण किया साथियों कब किया? तो साथियों किया है इन्होंने 1191-92 के मध्य में किया है। साथियों कौन है? जलालुद्दीन खिलजी आता है आक्रमण करने के लिए। और कब किया, कहां पर करता साथियों? तो यह दुर्ग की यानी कि रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाले जाहिन साथियों झाणगढ़ दुर्ग पर यह आक्रमण करता है। साथियों देखिए आक्रमण एक तरीके से असफल आक्रमण था, क्योंकि हमने पता है साथियों पढ़ा है कि भाई हमीरदेव के द्वारा 17 युद्ध लड़े गए थे और 16 में उसे विजय प्राप्त होती साथियों, और एक अंतिम युद्ध होता साथियों जिसके अंदर उसकी मृत्यु होती है। तो साथियों कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें हमीरदेव की पराजय होती है। तो साथियों इसीलिए एक तरीके से इसमें विजय किसे प्राप्त होती है? तो हमीरदेव विजय होता है। साथियों हमीरदेव विजय होता है। देखिए साथियों एक तरीके से इस दुर्ग पर आक्रमण करने की सोच क्या थी उन लोगों की? तो वो चाहते थे कि भाई हमीरदेव की एक तरीके से ये हमीरदेव के अधीन रहने वाला साथियों एक दुर्ग था जाहिन दुर्ग। साथियों देखिए ये कहां पर पड़ता है? तो तत्काल में सवाई माधोपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता था, परंतु साथियों वर्तमान में यह हमारे टोंक में आता है। टोंक आप लिख लीजिए साथियों इसके बारे में। तो टोंक में साथियों ये बना हुआ है, परंतु तत्काल में साथियों आता था सवाई माधोपुर क्षेत्र के अंतर्गत। और साथियों ये था अधीन किसके था? तो यह हमीरदेव के अधीन रहता था साथियों एक तरीके से यह दुर्ग। और देखिए साथियों हमीरदेव के अधीन रहने के साथ में कारण क्या है? तो आपको पता है कि भाई सेना बहुत बड़ी होती है, उसके निवास के लिए, उनके लालन पालन के लिए हमें दुर्गों की आवश्यकता होती है। तो साथियों इस दुर्ग पर आक्रमण करके जो अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी है साथियों, वह हमीरदेव की जो एक तरीके से शक्ति को कम करना चाहता था, उसकी यह सोच थी। तो साथियों इस प्रकार से इस दुर्ग के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि भाई जाहिन का दुर्ग साथियों जाहिन का जो दुर्ग आक्रमण होता है वह होता है 1191-92 के मध्य में। अब साथियों बात करेंगे अगले दुर्ग के बारे में, अगले जो शासक होते हैं साथियों अलाउद्दीन खिलजी, उनके बारे में। साथियों देखिए यहाँ पर कोई डिटेल स्पेशल नहीं बनती है साथियों। इसी आक्रमण के पश्चात में जब पराजय लगी तो साथियों जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि भाई मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। तो साथियों एक तरीके से जलालुद्दीन खिलजी को पराजय प्राप्त होती है और वो अपनी झेप मिटाने के लिए, अपने जो सैनिकों को साथियों खुश करने के लिए वह कहते हैं कि भाई मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी एक तरीके से एक मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। वह मैं बूढ़ा जलालुद्दीन अपने मुसलमान शासकों का, मुसलमान सैनिकों का खून नहीं बहाना चाहता। तो साथियों इसीलिए मैं पीछे हट रहा हूं। तो वह इस तरह की साथियों बातें करते हैं और कहते हैं और इस दुर्ग से पीछे हट जाते हैं। साथ में इसमें जीत मिलती है हमीरदेव को और हमीरदेव विजय होता है। साथियों झाणगढ़ दुर्ग और जाहिन दुर्ग दोनों एक ही चीजें हैं, आप इसे नोट कीजिएगा। आइए साथियों खिलजी का शासन आता है और वह केंद्रीय शासक बनता है। तो साथियों वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथियों जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु किस प्रकार से होती है, वह कहाँ से या फिर किस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होता है। साथियों आप कह सकते हैं कि भाई 1296 के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा साथियों जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन, पूरा लिख लीजिए आप, तो जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन के द्वारा करी
जाती है। तो साथियों देखिए यहाँ पर हत्या हो चुकी जलालुद्दीन खिलजी की, और साथियों अगला शासक बनता है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। साथियों अलाउद्दीन खिलजी को हम इतिहास में या फिर आज की क्लास में AK के नाम से जानेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना साथियों, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी साथियों बहुत बड़ा नाम है। आप भी अपने नोटबुक में साथियों इसे AK के नाम से ही प्रदर्शित कीजिए। साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बहुत सारे साथियों कारण होते हैं कि भाई अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है, और यह भी हमारे जो तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई हमीर देव के साथियों शासन पर या हमीर देव के राज्य में आक्रमण करता है। साथियों इसके कई सारे आक्रमण के कारण होते हैं, तो साथियों आप पहले लिख लीजिए भाई अलाउद्दीन के जो रणथंबोर पर आक्रमण के कारण। तो साथियों लिख सकते हैं कि भाई AK के रणथंबोर पर आक्रमण के कारण। साथियों लिख सकते हैं कि भाई देखिए अब साथियों पहला कारण क्या बनता है, तो देखिए साथियों इन्होंने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेने की साथियों एक सोच रखता था ये, इसीलिए इसने पहला आक्रमण किया था। साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई चाचा जलालुद्दीन की पराजय का बदला, चाचा या ससुर जलालुद्दीन की पराजय का बदला। तो साथियों एक कारण यह होता है। अब साथियों आप कह सकते हैं कि भाई साम्राज्य विस्तार की नीति, साम्राज्य विस्तार की नीति। साथियों देखिए अलाउद्दीन साथियों बहुत ही खतरनाक शासक है, और वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने की नीति का पालन करता। साथियों वो साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। साथियों आप अगला कारण लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर रणथंबोर सामरिक मार्ग पर और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो साथियों वह कारण भी यहाँ पर वापस से आता है। साथियों लिख सकते हैं कि भाई रणथंबोर दुर्ग का सामरिक महत्व तथा व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित होना। साथियों दोनों चीजें यहाँ पर कवर हो चुकी है, व्यापारिक मार्ग भी हो चुका है और सामरिक दृष्टि से साथियों यह महत्वपूर्ण भी हो चुका है। साथियों इसके पश्चात में दो कारण और भी आते हैं, तो आपको आगे जानने को मिलेंगे। साथियों मैं आपको पहले फिर भी लिखा देता हूं कि भाई देखिए यहाँ पर एक तरीके से जो हमीर देव के साथियों काल के अंतर्गत जो एक तरीके से दो सरदार हुआ करते थे केंद्रीय शासन के अलाउद्दीन खिलजी के। साथियों उनका नाम है एक तरीके से जो मोहम्मद शाह और केहबरू। साथियों मोहम्मद शाह और केहबरू क्या होता है कि एक बार गुजरात अभियान से आते समय वो जो साथियों लूट की राशि होती है अभियान में से जो लूट कर आते हैं, वो आगे जानकारी साथियों पूरी डिटेल में हम लेंगे। तो साथियों मोहम्मद केहबरू और जो अपने के मंगोल शासक हैं मोहम्मद शाह, साथियों वो क्या होते हैं कि भाई सत्ता जो एक तरीके से जो पूरी धनराशि होती है उसे लूटकर हमारे हमीर देव के साथियों पास में आ जाते हैं, और हमीर देव साथियों एक तरीके से जो आगंतुक होते हैं उनकी रक्षा करने का धर्म निभाता है और वह उन्हें अपने राज्य में शासन देता है, यानी शरण देता है। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि मैं मोहम्मद शाह और केहबरू का एक तरीके से शरण देना। तो साथियों लिख लीजिए मोहम्मद शाह व केहबरू को शरण देना। साथियों यहाँ पर 2-3-4 कारण जो मैंने आपको बताए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है साथियों। इसके अलावा भी छोटे मोटे साथियों बहुत से कारण होते हैं, तो पहले जो इंपोर्टेंट साथियों कारण है तो वो तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब साथियों बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा साथियों जो आक्रमण किए गए थे वह किस प्रकार से आक्रमण होते हैं, कौन कौन से साथियों टाइम पीरियड में होते हैं। तो साथियों वो जानकारियां हम यहाँ पर लेना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों आप इसे नोट कीजिएगा और आगे देखते हैं कि भाई किस प्रकार से आक्रमण हुए थे। तो साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और जो अगले जो आक्रमण होते हैं अपने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने रणथंबोर के ऊपर, उन सभी के बारे में हम पूरी जानकारी से साथियों पूरी डिटेल में यहाँ पर कवर करते हैं। साथियों देखिए साल 1299 की बात होती है, गुजरात का कर्ण सिंह वाघेला अभियान। तो देखिए साथियों आपको इसे नोट करना होगा, यह कोई युद्ध नहीं है परंतु एक छोटा सा साथियों अभियान है, और उसके तहत अलाउद्दीन खिलजी जो कि केंद्रीय शासन होता है साथियों, वह हमारे रणथंबोर के शासक अमीर देव से साथियों नाराज हो जाता है। तो साथियों वो अभियान किस प्रकार से होता है, तो लिख सकते हैं कि भाई कर्ण सिंह वाघेला गुजरात अभियान। साथियों काम कब होता है, तो ये होता है 1299 ईस्वी में। तो देखिए साथियों 1299 ईस्वी के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात जाती है।
साथियों गुजरात में क्या होता है, तो वो कर्ण सिंह वाघेला का साथ शासन होता है गुजरात के अंतर्गत। वह लोग यहाँ पर चाहते हैं कि भाई वो जाकर यहाँ पर लूटपाट करें और साथियों वहाँ की जो धन संपदा है, जो गुजरात का सोमनाथ का मंदिर है, उस पर आक्रमण करके जो सारी संपत्ति को लूट कर लाए। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी करता है अपने 2 सेनापति, साथियों 2 सेनापति को तैयार करता है। साथियों उनका नाम क्या है, तो नुसरत खां और उलूग खां। तो साथियों 2 सेनापति हैं, तो आप इसे नोट कीजिए कि भाई नुसरत खां, और साथियों दूसरा कौन होगा, तो उलूग खां। साथियों ये तो दोनों क्या है, ये सेनापति हैं। तो लिख लीजिए, आप इसे नोट कीजिएगा साथियों, सेनापति साथियों। अब साथियों यहाँ पर दूसरे 2 व्यक्ति और होते हैं। तो साथियों वह कौन होते हैं, तो मैंने आपको बताया साथियों जो मंगोल नेता है मोहम्मद शाह और केहबरू, वो दोनों साथियों वह भी इस अभियान में साथ जाते हैं। तो साथियों आप लिखिए मंगोल नेता मोहम्मद शाह, मंगोल नेता मोहम्मद शाह। साथियों अगला कौन होता है, तो केहबरू। साथियों केहबरू और मंगोल नेता मोहम्मद शाह भी इस अभियान पर उनके साथ में जाते हैं। साथियों कहां पर जाते हैं, तो ये गुजरात जाते हैं कर्ण सिंह वाघेला के शासन में। साथियों जाएंगे, देखिए गुजरात। साथियों गुजरात जाने के लिए उन्हें कहां से निकलना होगा, तो साथियों उनको निकलना पड़ेगा मेवाड़ से साथियों यहाँ पहुंचेंगे गुजरात। तो साथियों आप लिख लीजिए एक बार इसे, गुजरात। साथियों गुजरात हो चुका है, ये होता है हमारा मेवाड़। साथियों देखिए यहाँ पर होता है जालोर। साथियों ये रियासतें हैं और यहाँ से होकर जो रास्ता होता है साथियों जो गुजरात जाने का, वो यहाँ से इन राज्यों से होकर निकलना होगा। तो साथियों देखिए दिल्ली यहाँ पर बना है, हमारा दिल्ली है यहाँ पर है, और यहाँ पर रणथंबोर है। साथियों ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए साथियों सेना यहाँ से निकलती है और वह पहुँचती है हमारे मेवाड़ में, और मेवाड़ से पहुँचती है गुजरात में। साथियों गुजरात में वो लूटपाट करते हुए वापस से लौटती है, और साथियों लौटते हुए यहाँ पहुँचती है। यानी कि वो यहाँ से साथियों वापस से उसी रास्ते से ना जाकर वो अगले रास्ते दूसरे रास्ते से जाने की सोचती है साथियों। तो वो यहाँ से जालोर पहुँचती है, और साथियों जालोर से पहुँचने के पश्चात में यहाँ पर साथियों बीच में कुछ स्थानों पर आते हुए उनके मध्य में यानी कि जो सेना के साथियों अधिकारी होते हैं नुसरत खां, उलूग खां और मंगोल नेता मोहम्मद शाह और केहबरू, साथियों इन चारों के मध्य में साथियों यह युद्ध होता है। दोनों साथियों चारों पांच जो होते हैं ये मेन आदमी साथियों जो आर्मी के अंतर्गत जो ये लड़ने लगते हैं। ठीक है साथियों, ये लड़ने लगते हैं। तो लड़ते होता क्या साथियों, लड़ने का कारण बनता है इनका जो साथियों लूट की राशि होती है साथियों, लूट की राशि। तो देखिए साथियों लूट की राशि के साथियों बंटवारा, तो लूट की राशि का जो बंटवारा होता है साथियों वह करने में साथियों ये लड़ पड़ते हैं। तो देखिए साथियों नुसरत खां और जो ये उलूग खां, ये दोनों क्या होते हैं, ये हमारे जो एक पक्ष के व्यक्ति होते हैं। और साथियों ये क्या होते हैं, तो ये अलग होते हैं, थोड़े अलग विचारधारा के आदमी होते हैं। परंतु साथियों रहता तो उनकी सेना के अंदर उनकी शासन में रह रहे थे, परंतु साथियों इनके मन एक तरीके से इनका मन इनसे नहीं मिलता था। तो साथियों यह नाराज होते हैं, और सारी की सारी जो धनराशि साथियों होती है लूट की, वह साथियों ये क्या करते हैं, यह लूट कर यह पहुंचते हैं हमारे रणथंबोर में। तो देखिए साथियों अब लूट की राशि को साथियों ये लेकर पहुंच चुके हैं हमारे रणथंबोर में। साथियों ये यहाँ से होते हुए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यानी कि इस बीच के अंदर साथियों यहाँ के इन चारों के मध्य में लड़ाइयाँ होती हैं, और साथियों ये जो लूट की धनराशि होती है इसे लेकर पहुंच जाते हैं रणथंबोर में। अब साथियों ये बचे हुए 2 व्यक्ति हैं नुसरत खां और उलूग खां। अब तो ये क्या करेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये वापस जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास में। साथियों ये दिल्ली जाकर सारी जानकारी देते हैं, सारी दास्तान बताते हैं कि भाई अलाउद्दीन साहब हमारे शासन साहब हमारे साथ में ऐसी बातें हुई थी, हम पहले मेवाड़ गए, मेवाड़ से गुजरात पहुंचे, यहाँ पर आक्रमण किया, सारी लूटपाट करी। साथियों देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इनके साथ में बहुत ज़्यादा अपमान होता है, यहाँ पर भी इनका पूरे एक तरीके से यहाँ पर भी इनके साथ में लूटपाट करी जाती है। साथियों एक तरीके से समर सिंह का शासन होता है मेवाड़ में, समर सिंह का काल चल रहा था मेवाड़ में। और साथियों यहाँ पर चलता है कानड़ देव का काल। साथियों कानड़ देव गुजरात का शासक था, साथियों उसका पुत्र है बीरम देव। साथियों उनके बारे में हम जब जालोर की बात करेंगे तो वो सारी जानकारियां यहाँ पर कवर कर लेंगे। साथियों अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि भाई इस प्रकार से सारा अभियान यहाँ पर भी लूटपाट हुई थी, जाते समय भी लूट हुई, आते समय भी लूट हुई, और यहाँ पर साथियों पूरा बेड़ा गर्क हो गया कि भाई 2 व्यक्ति तो इधर चले गए पूरा धन संपदा लेकर, पूरा लूट का साथियों अभियान एक तरीके से ये फेल होता है। तो साथियों इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी साथियों जो केंद्र शासक है यह नाराज होता है, और साथियों वो नाराज होते हुए क्या करता है, वो रणथंबोर खबर भेजता है कि भाई आपने जो मेरे 2 एक तरीके से जो सरदार है साथियों मंगोल सरदार, उन्हें शरण दे रखी है, आप उन्हें मुझे वापस से दे दीजिए। साथियों हाथों हाथ खबर पे भेजता है, पत्र भेजता है, फोन करता है, सारी जानकारी साथियों होती तैयार होती है। अब क्या होता है साथियों, जब खबर पहुंचती है, पत्र पहुंचता है हमारे रणथंबोर में, तो देखिए साथियों रणथंबोर में पहुंचने पर होता क्या है कि भाई जो हमीर देव साथियों शासक है यहाँ का, वह इस चीज के लिए इनकार कर देता है कि भाई मैं तो किसी को देने वाला नहीं हूँ। साथियों किसी को नहीं, मतलब जो मंगोल नेता है और मोहम्मद शाह केहबरू साथियों इन्हें मैं आपको सौंपने वाला नहीं हूँ, क्योंकि साथियों मैं राजपूत हूँ
मैंने शरणागत की रक्षा का धर्म निभाया है और मैं इनकी रक्षा करूंगा साथियों, मरते दम तक मैं इनकी रक्षा करूंगा साथियों। इसी प्रकार से हम्मीर की जो हटें होती हैं, हम्मीर की जिद होती है साथियों, वह सामने आती है देश और दुनिया के सामने। इसी प्रकार से हम्मीर देव का नाम हटी हम्मीर नाम पड़ता है। तो साथियों एक तरीके से यह मुख्य कारण रहा था हमारे हम्मीर जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने रणथंबोर पर आक्रमण करने का। तो साथियों मैंने आपको एक तरीके से यह कारण समझाया है और मेरी आशा है कि साथियों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह कारण समझ में आया होगा। अब साथियों देखिए आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी साथियों बनती है। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात जानकारी साथियों बनती है। तो देखिए साथियों एक चीज और बनती है, यहाँ पर क्या होता है, कोई इनकी पत्नी होती है। किसकी पत्नी साथियों? एक की पत्नी, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी साथियों। साथियों पत्नी का नाम क्या है? तो इनकी पत्नी का नाम है मराठा बेगम, जो एक तरीके से साथियों उनका नाम रमाबाई साथियों आप कह सकते हैं, रमाबाई इस तरह का नाम था साथियों। तो जिनकी साथियों आप कह सकते हैं कि मराठा बेगम। तो साथियों मराठा बेगम के संबंध थे मंगोल नेता के साथ में, ठीक है साथियों। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जबरन इससे शादी करी थी मराठा बेगम से। साथियों मराठा बेगम से जबरदस्ती शादी करने के पश्चात में होता क्या है कि वो मराठा बेगम इनसे नाराज रहती है। तो साथियों एक बार दरबार में या फिर एक बार जो राज्य के अंतर्गत जो महल में साथियों इसकी नजर पड़ती है मंगोल नेता मोहम्मद शाह पर। तो साथियों दोनों का एक प्रकार जो पहली नजर में प्रेम होता है और दोनों अपना दिल दे बैठते हैं। तो साथियों इस प्रकार की जानकारियां यहाँ पर बनती है। अब मंगोल नेता और जो मराठा बेगम साथियों है, रानी बाई या रमाबाई साथियों, इनके मध्य में साथियों अवैध कनेक्शन होता है, संबंध जुड़ते हैं। तो साथियों इन चीज़ों की जानकारी पड़ती है हमारे अलाउद्दीन खिलजी को। तो साथियों वह इससे नाराज होता है साथियों तब तक के लिए, परंतु जब यह बात उनको इसको ध्यान पड़ती है तो उस समय साथियों जो मंगोल नेता मोहम्मद शाह है यह निकल चुका था। साथियों कहाँ के लिए निकल चुका था? तो ये हमारे गुजरात अभियान के लिए निकल चुका था। साथियों यहाँ पर जानकारियाँ इस प्रकार से बनती है। तो साथियों अब ये सोचता है कि भाई मैं ठीक है आने दो इसको वापस से, फिर मैं इससे बदला लूंगा। साथियों जानकारियां यहाँ पर कवर हैं कि भाई इससे आने के पश्चात में इससे बदला लूंगा। साथियों बदला किस प्रकार से लेगा? तो भाई मैं इसकी खबर लूंगा कि भाई इसने जो एक तरीके से जो महारानी थी या फिर रानी थी उस पर नजर डाली, उससे अवैध संबंध स्थापित करे। साथियों क्योंकि इससे यह बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, हमारी जो मराठा बेगम है उससे अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था साथियों। परंतु जो मराठा बेगम थी वह इससे नाराज थी क्योंकि इसने जबरदस्ती शादी करी थी। साथियों इस प्रकार की जानकारियां यहाँ पर बनती हैं। अब जो मोहम्मद शाह तो निकल चुका है गुजरात अभियान पर साथियों, अब वापस से आने पर इसकी खबर लेगा साथियों। कौन लेगा? तो अलाउद्दीन खिलजी लेगा। साथियों हमने देखा कि भाई ये वापस तो आता ही नहीं है। अब ये साथियों पूरी लूट की राशि लेकर पहुंच जाते हैं रणथंबोर। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी का साथियों गुस्सा 1 और 1 11 होता है कि भाई पहला तो एक कारण तो यह था जो मराठा बेगम का था साथियों। अब दूसरा कारण इसमें और जुड़ता है साथियों। कौन सा जुड़ता है? तो मोहम्मद शाह साथियों एक तरीके से इसके कांटा बनता है इसकी पूरी आंखों का, और साथियों जो कि गुजरात अभी वर्तमान में रणथंबोर में रह रहा था। तो साथियों जानकारियां यहाँ पर कवर होती हैं। 2 कारण साथियों और भी जुड़ते हैं जो कि भाई अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है। साथियों 4-5 कारण मैंने आपको पहले बताए थे, उनमें साथियों आप इन 2 कारणों को भी जोड़िए कि भाई जो मोहम्मद शाह है इसका मराठा बेगम के साथ में अवैध संबंध होना, और साथियों जो लूट की राशि पूरी तरीके से जो एक तरीके से ये 2 व्यक्ति हैं मंगोल नेता और केहबरू, ये लूट कर रणथंबोर चले जाते हैं। साथियों रणथंबोर में जाने के पश्चात में अलाउद्दीन खिलजी इन रणथंबोर के शासक हम्मीर देव से विनती करता है कि भाई आप जो 2 व्यक्ति आए हुए हैं मेरे सरदार हैं उन्हें वापस से मुझे सौंप दीजिए, अन्यथा मैं आपके राज्य पर आक्रमण करूंगा। तो साथियों जो हम्मीर देव क्या करता है कि वह मना करता है कि भाई मैं कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि मैं राजपूत हूं, मैंने राजपूतों का धर्म निभाया है और मुझे राजपूतों का धर्म आगे भी निभाना है। तो साथियों इस प्रकार से वह मना करता है, मैं इसकी रक्षा करूंगा और आप चाहे तो बोले युद्ध के लिए मैं तैयार हूं। तो साथियों इस प्रकार से साथियों यहाँ पर युद्ध होते हैं। अब साथियों इसके पश्चात में अब युद्ध होगा हिंदू वाट घाटी का युद्ध। तो देखिए साथियों ये कब होता है? तो ये घटना घटती है 1299 ईस्वी में। साथियों 1299 ईस्वी के अंतर्गत ही ये घटना है, ये टाइम पीरियड, ये सारी पूरी कहानी साथियों चल रही है। अब साथियों देखिए इन सभी चीजों से नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी साथियों अब अभियान चलाता है हिंदू वाट घाटी का अभियान साथियों। और वो हिंदू वाट घाटी का अभियान वही साथियों अभियान है जिस दुर्ग पर जो एक तरह से जलालुद्दीन खिलजी, जो कि साथियों अलाउद्दीन के चाचा हुआ करते थे, अलाउद्दीन के ससुर हुआ करते थे, उन्होंने उस दुर्ग पर अभियान किया था, उस दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो साथियों वही दुर्ग है जहीन का दुर्ग, या फिर आप कह सकते हैं कि वह छानगढ़ का दुर्ग साथियों, उस पर वापस से अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। साथियों आक्रमण क्यों करता है तो सारी जानकारियां हम आगे कवर करेंगे, आप इसे नोट कीजिए साथियों एक बार के लिए, और देखिए आगे बनते हैं किस प्रकार से जानकारियां हमारे लिए बनती हैं। अब देखिए साथियों सारे घटनाक्रम से नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी 1299 के अंतर्गत यानी कि उसी ही साल के अंतर्गत आक्रमण की योजना बनाता है। और साथियों वो अपने 2 सेनापतियों साथियों, जो कि कौन कौन है साथियों, तो नुसरत खां और उलूग खां, तो साथियों उन्हें भेजता है कि भाई आप जाइए और हमारे नेतृत्व में यानी कि आपके नेतृत्व में सेना को लेकर जाइए और जहीन के दुर्ग या फिर छानगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण कर दीजिए, जिससे कि साथियों अल्लाह जो अपने हमीर देव की सत्ता या फिर उसकी सेना या फिर उसका एक तरीके से उसकी शक्ति कमजोर होगी, क्योंकि साथियों यह दुर्ग रणथंबोर के
अधीन रहने वाला ही दुर्ग था। और साथियों इस दुर्ग पर जीतने के पश्चात ही रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त कर पाना पॉसिबल होता था। यानी कि साथियों जाहिन का दुर्ग या फिर छानगढ़ का दुर्ग एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई यह जो रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी कहलाता था। तो साथियों आप लिखिए साथियों, हिंदू वाट घाटी का युद्ध 1299। साथियों इस युद्ध को हिंदू वाट घाटी युद्ध भी कहते हैं, तो लिख सकते हैं कि भाई हिंदू वाट घाटी युद्ध साथियों कब हुआ था? तो यह हुआ था हमारे 1299 ईस्वी में। साथियों किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। साथियों इसकी ओर से 2 सेनापति थे। तो साथियों कौन थे सेनापति? सेनापति साथियों यहां पर आते हैं, ये खुद नहीं आता है, तो लिख दीजिए सेनापति। साथियों सेनापति कौन है इसके? 2 साथियों। तो पहला तो होगा नुसरत खां। साथियों दूसरा कौन है? तो उलूग खां। अब देखिए साथियों ये लोग यहां पर पहुंचते हैं। साथियों कहां पर पहुंचते हैं? तो ये हमारे छानगढ़ पहुंचते हैं। छानगढ़ का दुर्ग साथियों जो कि टोंक में पड़ता है, मैंने आपको पहले बताया है, जहां पर जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा साथियों आक्रमण किया था। साथियों छानगढ़ दुर्ग या फिर एक तरह से जहीन का दुर्ग, साथियों दोनों ही चीजें एक ही हैं। तो लिख सकते हैं कि भाई छानगढ़ दुर्ग। साथियों छानगढ़ दुर्ग पर यह पहुंचते हैं। तो देखिए साथियों छानगढ़ दुर्ग पर जब ये इनके सेना पहुंचती है, ये दोनों सेनापति पहुंचते हैं, तो साथियों आपको पता चलता है कि भाई आपको यानी कि हमीर देव को पता चलता है कि भाई यहाँ पर जो सेना आ चुकी है अलाउद्दीन खिलजी की सेना, और वह दुर्ग पर आक्रमण करना प्रारंभ कर चुकी है। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी एक तरीके से ये हमीर देव को जानकारी होती है कि 2 सेनापति आए हैं, यानी कि शासक नहीं आए हैं, तो साथियों मैं भी नहीं जाऊंगा। उनकी सोच ये बनती है और वो अपने 2 सेनापतियों को, यानी साथियों 2 सेनापति कौन है? तो धर्म सिंह और भीम सिंह के नेतृत्व में वह भी रणथंभौर से सेना रवाना करते हैं। साथियों सेना पहुंचती है हमारे झाइन के दुर्ग जो कि जानगढ़ का दुर्ग। साथियों वह दोनों एक ही चीज है साथियों। तो सेना यहाँ पर पहुंचती है और साथियों आपको ध्यान देखने को मिलेगा कि भाई दोनों सेनाओं की ओर से एक सेनापति इस युद्ध में मारा जाता है। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई हमीर देव। साथियों हमीर देव खुद नहीं आया है, तो उसने भी सेनापति भेजे हैं। साथियों सेनापति कौन है? तो साथियों भीम सिंह पहला होगा, भीम सिंह। साथियों दूसरा कौन है? तो धर्म सिंह, या जो तरीके से आप कह सकते हैं धर्म सिंह और भीम सिंह 2 सेनापति यहाँ पर आते हैं और साथियों वो दोनों आक्रमण करते हुए लड़ते हुए मारे जाते हैं। यानी साथियों दोनों सेनाओं का एक मारा जाएगा, एक जिंदा रहेगा। साथियों लिख सकते हैं कि भाई धर्म सिंह, भीम सिंह तो पहले हमने कवर कर लिया। यहाँ पर भीम हो चुका, यहाँ पर धर्म हो चुका, यहाँ पर नसरत है और यहाँ पर उलूग खां है। अब साथियों देखिए घटनाक्रम किस प्रकार से बढ़ता है, कौन कौन सी जानकारियां हमारे लिए जानकारियां बनती हैं। तो साथियों इस युद्ध के अंतर्गत उलूग खां मारा जाता है। साथियों उलूग खां इसमें मारा गया। तो एक तरीके से यहाँ की जो नुसरत खां साथियों ये खबर भेजते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास में कि भाई हमारा सेनापति ये मारा जा चुका है, अब हमें क्या करना है। तो साथियों अलाउद्दीन कहता है कि भाई आप कुछ मत कीजिए, अब आप क्या करोगे कि भाई हमारा एक सेनापति मारा जा चुका है, तो साथियों अब आप जाहीन के दुर्ग पर साथियों आक्रमण करना छोड़ दो। अब साथियों आपको टारगेट होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी का साथियों ये आदेश है, तो वो कहता है कि नुसरत खां को अब आपका टारगेट होना चाहिए उसका भी एक सेनापति मारा जाए। तो साथियों इस युद्ध के अंतर्गत जो धर्म सिंह होता है, अब ये सारी की यानी इसकी सारी सेना होती है वो इस दुर्ग से ध्यान हटाकर, छानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण का ध्यान हटाकर वो आक्रमण करती है धर्म सिंह के ऊपर। यानी कि साथियों दोनों में से एक को मारना होता है तो वह दोनों पर ही करती है एक तरीके से। भाई एक तरीके से उनका टारगेट चेंज हो जाता है, दुर्ग की रक्षा, दुर्ग पर विजय नहीं, इन दोनों पर विजय प्राप्त करनी है। साथियों वो किसी भी प्रकार से साम दाम अर्थदंड भेद करते हुए धर्म सिंह की मृत्यु कर देते हैं, यानी कि इसकी हत्या कर देते हैं। तो साथियों 2 सेनापति यहाँ पर मारे जा चुके हैं। पहला तो उलूग खां है जो कि अलाउद्दीन खिलजी का, साथियों दूसरा कौन है? तो धर्म सिंह जो कि हमारे हमीर देव का है। साथियों इस युद्ध में किसकी पराजय होती है, किसकी हार होती है? तो आप लिख सकते हैं साथियों हमीर देव की विजय। साथियों देखिए आपने मैंने बताया हमीर देव ने 17 युद्ध लड़े थे और सारे के सारे जिसमें जीता था, तो हमीर देव की इसमें विजय होती है और खिलजी की साथियों इसमें पराजय होती है। खिलजी साथियों इस युद्ध में पराजित होता है। साथियों हिंदू वाट घाटी का युद्ध एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको, 1299 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के साथियों ओर से कौन आए थे? नुसरत खां और उलूग खां 2 सेनापति हैं। साथियों छानगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आते हैं। साथियों ये दुर्ग कौन सा दुर्ग है? तो यह रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी कहलाता है। साथियों इस दुर्ग पर विजय प्राप्ति के पश्चात ही रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कर पाना पॉसिबल होता है। तो साथियों इस दुर्ग में आप कह सकते हैं उलूग खां और धर्म सिंह की मृत्यु होती है। और साथियों अब आगे बात करते हैं। देखिए साथियों जानकारी मिलती है कि भाई यहाँ पर हमीर देव के साथियों ओर से आते हैं भीम सिंह और धर्म सिंह। साथियों इसमें पराजय मिलती है अपने अलाउद्दीन खिलजी को और साथियों विजय मिलती है हमीर देव को। अब साथियों देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। इसके पश्चात में साथियों दोनों कोई मतलब नहीं निकल पाया युद्ध का। साथियों
स्थिति जस की तस बनी हुई है। आक्रमण करने के कारण साथियों वह का वहीं पर रुका हुआ है। साथियों अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार से आक्रमण करना चाहता था, गुस्से के साथ उसका जो गुस्सा है साथियों जो कि मंगोल नेता के ऊपर था साथियों, वह के वही वापस से बना हुआ है। और साथियों अभी भी हाल भी इस परिस्थिति के अंतर्गत में साथियों जो मंगोल नेता हैं और क्याहब्रू है साथियों है वह रणथंबोर में ही रह रहे हैं। साथियों हम्मीर देवों को शुद्ध नहीं लग रही है। साथियों इसी प्रकार की परिस्थितियां बनी होती हैं। और साथियों 1301 के अंतर्गत साथियों अलाउद्दीन खिलजी खुद उतरता है मैदान में, खुद उतरता है एक तरीके से युद्ध की यात्रा पर। साथियों वो युद्ध अभियान में खुद पहुंचता है रणथंबोर में। तो साथियों वहां पर जानकारियां हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट बनती है, जो कि खिलजी का एक तरीके से रणथंबोर पर आक्रमण होता है। साथियों इसी युद्ध के अंतर्गत, इसी आक्रमण 1301 के अंतर्गत हम्मीर देव का शासन समाप्त होता है। यहाँ से साथियों वो जानकारी किस प्रकार से बनती है आप इसे नोट कीजिए और देखते हैं आगे। अब साथियों बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो कि रणथंबोर पर आक्रमण होता है साथियों वह किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से साथियों वह एक तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो साथियों यह आक्रमण हुआ था 11 जुलाई 1301 के दिन। साथियों देखिए 11 जुलाई 1301, तो आप इसे लिखिए 11 जुलाई 1301 को। साथियों हमने पहले पढ़ा था जो रणथंबोर पर आक्रमण नहीं था साथियों वह था हमारे छाणगढ़ दुर्ग पर यानी कि जाहिन दुर्ग पर। साथियों यह कौन करता है, तो यह हमारा अलाउद्दीन खिलजी खुद करता है। साथियों आप इसे लिखिए अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में। साथियों कब होता है, तो ये 11 जुलाई 1301 के दिन होता है साथियों। और साथियों अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी खुद मैदान में उतरा है, तो वो शासक है, केंद्रीय शासक है, तो वह किसी कुंजी फुंजी पर आक्रमण नहीं करता है, वो सीधा बात करेगा साथियों रणथंबोर दुर्ग की। और तो साथियों देखिए वो सीधी की सीधी सेना लेकर रणथंबोर के दुर्ग की ओर कूच करता है। तो साथियों कहां पर करता है, तो वह करता है रणथंबोर दुर्ग पर। रणथंबोर साथियों वह रणथंबोर दुर्ग पर पहुंचता है। साथियों माना कि भाई यह रणथंबोर दुर्ग है, वह सेना लेकर रणथंबोर दुर्ग पर पहुंच चुका है। अब साथियों देखिए यहाँ पर आपको पता है कि मैंने बताया था भाई पहले जो कुंजी होती है वो कौन सी, जाहिन की कुंजी, जाहिन का दुर्ग साथियों वो इसकी कुंजी है। इस पर विजय प्राप्ति से पहले उस पर विजय प्राप्त करनी होती है। तो साथियों यह अलाउद्दीन खिलजी की एकमात्र भूल थी। तो साथियों वह पहुंचा था सीधा सेना के साथ में रणथंबोर दुर्ग पर। अब साथियों यहाँ पर देखता है आकर, तो देखिए यहाँ पर यह दुर्ग बना हुआ है साथियों। दुर्ग की बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं साथियों। यहाँ पर व्यक्ति तो इतना रह चुके हैं, नॉर्मल आदमी की हाइट इतनी है साथियों। दुर्ग की दीवारें इतनी ऊंची ऊंची बहुत खतरनाक तरीके से ऊंची हैं साथियों। दीवारों को कोई भी ऐसा हथियार नहीं है, कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो कि तोड़ सके। साथियों दुर्ग की किलेबंदी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, बहुत सारे दरवाजे होते हैं। साथियों दुर्ग के अंतर्गत जो सैनिक हैं वह बहुत ही आत्मविश्वासी हैं और साथियों वीर हैं। साथियों राजपूत तो आपको पता है वीर होते ही हैं। तो साथियों एक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर आकर एक तरीके से लगता है कि भाई मैंने गलती कर दी है। साथियों बहुत दिनों तक यहाँ पर डेरा डाले बैठा रहता है दुर्ग की दीवारों के पास में साथियों, परंतु कोई भी साधन ऐसा नहीं मिलता है, कोई भी स्थिति ऐसे नहीं उत्पन्न होती है कि भाई वह दुर्ग में एंट्री कर सके। साथियों देखिए एंट्री करने के लिए उन्हें चाहिए होता है कि भाई ऐसा मजबूत साधन हो या फिर कोई मजबूत रणनीति हो। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर बैठा बैठा रणनीति भी बनाता है। साथियों देखिए यहाँ पर सारे शासक खड़े, इसके सेनापति खड़े हैं, सारे सैनिक खड़े हैं इस दुर्ग के चारों ओर। तो साथियों दुर्ग की दीवारों पर से गोले बरसाए जा रहे हैं। साथियों दुर्ग की दीवारों से ऊपर से गोले बरसाए जा रहे हैं। कौन से गोले, साथियों आग के गोले। तो साथियों एक तरीके से इनके लिए विषम परिस्थिति होती है और इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। साथियों सारी की सेना सारी की सारी अलाउद्दीन की सेना डर जाती है। और साथियों इसके साथ में अलाउद्दीन के साथ में जो एक तरीके से जो लेखक आते हैं, जो एक तरीके से वो नाम है अमीर खुसरो साथियों, तो वह कहते हैं कि भाई दुर्ग में आक्रमण के समय यहाँ पर जो 2 सोने के दाने के से 1 चावल का दाना भी नहीं मिल पा रहा था। साथियों वो सारी जानकारियां हम आगे कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ से गोले बरसाए जा रहे हैं और साथियों राजपूत सैनिक हैं जो कि टस का मस नहीं हो रहे हैं, वो जस के टस बने हुए हैं। तो साथियों सारी परिस्थितियां अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत हो चुकी हैं। और साथियों इसे संदेश मिलता है कि भाई दिल्ली में, साथियों इसे संदेश मिलता है कि भाई दिल्ली के अंतर्गत भी मेरे खिलाफ साजिश होने लगी है, तख्ता पलट की स्थितियां बन चुकी हैं। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरीके से साथियों डर जाता है और वह सोचता है कि भाई अब तो मुझे कुछ काम विशेष करना ही पड़ेगा, यूं यहाँ पर बैठे रहने से कोई बात नहीं बनने वाली। तो साथियों वह कहता है कि भाई अलाउ जो एक तरीके से वो संदेश भेजता है। साथियों संदेश किसके पास भेजता है, तो वह रणथंबोर दुर्ग में संदेश भेजता है हमारे हम्मीर देव के पास में। और हम्मीर देव से कहता है कि भाई आप मेरे 2 सरदारों को मुझे लौटा दीजिए, केवल मैं उन सरदारों को लेकर ही यहाँ से लौट जाऊंगा। तो साथियों हटी हम्मीर फिर मना करता है कि भाई नहीं नहीं भाई, मैं ऐसा काम नहीं करने वाला, मैं राजपूत हूँ, मैं राजपूतों की रक्षा की एक तरीके से उनका धर्म होता है कि भाई
शरणागत की रक्षा करना या फिर आगंतुक की रक्षा करना। तो साथियों मैं उस धर्म का पालन करूंगा, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। तो साथियों जानकारी यहाँ पर बनती है। अब क्या करता है हमीर देव साथियों, जो उसके सेनापति होते हैं उन्हें भेजता है और संदेश को उनसे देने को कहता है। साथियों सेनापति यहाँ पर आते हैं तो साथियों उस दौरान साथियों क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी उन सेनापतियों को अपनी ओर मिला लेता है। साथियों देखिए रतिपाल और रणमल दो व्यक्ति हैं, जो एक तो दुर्ग का रक्षक है साथियों, और एक सेनापति है, सेनानायक है ऋतिपाल। तो साथियों आप इसे नोट कीजिए कि भाई ऋतिपाल साथियों अगला कौन है, रणमल। साथियों ऋतिपाल और रणमल कौन है, तो यह सेनानायक है, सेनानायक। और ये कौन है, तो यह दुर्ग रक्षक। साथियों दुर्ग का रक्षक तो है रणमल और ऋतिपाल है सेनानायक। तो साथियों ये दो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचते हैं। तो साथियों जब यह पहुंचते हैं और जो सेनापति जो अपना रणथंभोर के शासक है हमीर देव, उनका संदेश लेकर अलाउद्दीन खिलजी के पास में आते हैं। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी इन्हें अपनी ओर मिला लेता है। साथियों मिलाने का कारण क्या बताता है कि भाई मैं हमीर देव के पश्चात में जो दुर्ग है तुम्हें सौंप दूंगा और दुर्ग का एक तरीके से तुम्हें शासक नियुक्त कर दूंगा। तो साथियों ये दोनों खुश होते हैं और साथियों ये वापस से पहुंचते हैं अमीर देव के पास में। और साथियों उसका जो नॉर्मल संदेश होता है कि छोटा मोटी सारी जानकारी साथियों उसे देते हैं, और परंतु ये एक तरीके से अपने मन ही मन में अलाउद्दीन के खिलजी की योजना के अनुसार साथियों कार्य आरंभ करना कर चुके होते हैं। साथियों इनके साथ में एक व्यक्ति और होता है, तो उसका नाम है सुरजन सिंह। देखिए सुरजन सिंह। साथियों सुरजन सिंह कौन है, तो यह दुर्ग में जो साथियों भंडार गृह होता है, अन्न भंडार गृह, उसका रक्षक होता है। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई अन्न भंडार गृह का रक्षक। साथियों ये कौन है, तो ये अन्न भंडार गृह का रक्षक है। तो साथियों तीनों गुंडे होते हैं एक तरीके से, जो राजपूतों के नाम पर साथियों कलंक है, यह उसके साथ में मिलते हैं। और साथियों देखिए एक योजना के अनुसार साथियों यह हमीर देव के साथ में धोखा करते हैं। और साथियों ऋतिपाल क्या करता है, तो ये ऋतिपाल जो दुर्ग के साथियों ये बुर्ज होते हैं, आपने देखा होगा दुर्ग की दीवार पर साथियों कुछ ऐसे बुर्ज बने होते हैं। तो साथियों उन बुर्जों से साथियों जो सेना को हटा लेते हैं। साथियों सेना क्या कर रही थी, अब माना कि ये बुर्ज है, यहाँ पर सैनिक खड़े हैं साथियों, ये यहाँ से हथियार फेंक रहे हैं, गोले फेंक रहे हैं, आग के गोले फेंक रहे हैं। तो साथियों वह इन बुर्जों से सेना को हटा लेगा। तो साथियों देखिए यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी की सेना इस ओर से एंट्री करने में उन्हें आसानी होगी। तो साथियों वो यहाँ पर आती है और बुर्जों को साथियों जैसे कैसे भी तोड़कर अंदर घुस सकती है। साथियों इसी के साथ में होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर रणमल का काम होता है साथियों कि भाई ये दुर्ग का रक्षक है, यानी कि दुर्ग की दीवारों पर साथियों इसका पहरा होता है। साथियों इसको पूरी जानकारियां होती है, दुर्ग के गुप्त रास्ते, दुर्ग के बारे में जितनी सुदृढ़ स्थिति होती है साथियों, वो सारी जानकारियां इसको होती है। तो वो क्या करता है, तो सारी जानकारी साथियों वो देता कैसे है, अलाउद्दीन खिलजी को पहुंचा देता है कि भाई आप दुर्ग में इस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। और साथियों वो दुर्ग के कुछ रास्तों से जो सैनिकों को हटा लेता है। साथियों इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के लिए पूरे एक तरीके से एक तरीके से सम स्थितियां बनती हैं, यानी कि उसे कोई भी चीजें रोकने वाली नहीं होती हैं। और तत्काल में साथियों वह दुर्ग में एंट्री करता है। तो साथियों देखिए दुर्ग में एंट्री करने के साथ में होता क्या है कि भाई साथियों देखो बात कर रहे हैं 1301 के युद्ध के बारे में। साथियों 11 जुलाई को यह हुआ था और रणथंभौर का दुर्ग है। साथियों यहाँ पर सेना के द्वारा अंदर एंट्री कर ली है। साथियों सेना किसकी है, तो हम अपने अलाउद्दीन खिलजी की साथियों सेना है जो कि एंट्री कर चुकी है। साथियों किसके माध्यम से उन्होंने एंट्री करी, तो ऋतिपाल के माध्यम से और रणमल के माध्यम से। साथियों इसने मदद करी थी साथियों सुरजन सिंह, जो कि अन्न भंडार गृह का रक्षक है। साथियों इसकी योजना क्या होती है, इसका जो एक तरीके से महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो साथियों वो करता है दुर्ग के अंदर साथियों अन्न का भंडार होने के बावजूद साथियों वह इसकी सप्लाई रोक देता है। साथियों एक तरीके से दुर्ग में जो खाद्य पदार्थों की सप्लाई रोकता है और सैनिकों को एक तरीके से शारीरिक रूप से साथियों कमजोर करने का काम यह करता है। तो साथियों दुर्ग के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती है। जो अमीर साथियों खुसरो इनके साथ में आया था खिलजी के साथ में, जो पूरे युद्ध के अंदर साथियों उसके साथ था, तो वो अपने एक तरीके से ग्रंथों में लिखता है कि भाई तत्काल में इस युद्ध के अंतर्गत जो 2 सोने के दानों से लेकर भी एक चावल का दाना नहीं प्राप्त हो रहा था, या फिर एक अनाज का दाना नहीं प्राप्त हो रहा था। साथियों वो जानकारियां हम आगे कवर करेंगे। तो देखिए साथियों इस प्रकार से सेना की एंट्री अंदर होती है, दुर्ग के कपाट खोल दिए गए हैं, दरवाजे खोल दिए गए हैं, और दुर्ग में साथियों एक तरीके से जो हमीर देव हैं और जो साथियों अन्य राजपूत सैनिक हैं वो केसरिया कर रहे हैं। और रानी जो कि साथियों मैंने आपको बताया था उनका नाम क्या है, तो साथियों रानी का नाम हमारे को देखने को मिलता है जो रंगा देवी। साथियों रानी रंगा देवी है और उनकी पत्नी हमीर देव की पत्नी साथियों पत्नी तो रंगा देवी है, और साथियों पुत्री है देवल दे या फिर पद्मला। साथियों देवल दे और पद्मला दोनों अपनी तरीके से अलग अलग तरीकों से साथियों जौहर करती है। साथियों जल जौहर और अग्नि जौहर दोनों ही जोहर यहाँ पर होते हैं। तो साथियों जानकारियां यहाँ पर कवर होती हैं। देखिए अब देखिए साथियों हर व्यक्ति की भूमिका हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। साथियों ये 3 व्यक्ति हैं जो कि एक तरीके से इंपोर्टेंट भूमिका निभाते हैं हमीर देव को इस युद्ध में
पराजय दिलाने के लिए। तो साथियों अब आगे बात करेंगे हम जो अगले शासक अगली जो होती हैं इनके बारे में, अन्य जो साथियों जो होते हैं दुर्ग के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो साथियों महारानी का नाम है यहाँ पर रंगा देवी। साथियों रंगा देवी ने क्या किया, तो देखिए साथियों महारानी रंगा देवी, साथियों इन्होंने किया जौहर, साथियों जौहर इन्होंने किया था। अब साथियों बात करें पद्मला की, तो देखिए पद्मला ने क्या किया, पद्मला या फिर देवल दे, साथियों पद्मला और देवल दे दोनों एक ही है। तो इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने भी जौहर किया साथियों, परंतु जौहर कौन सा था, तो यह था जल जौहर। साथियों देखिए जल जौहर ये राज्य का पहला और साथियों अंतिम जल जौहर है, और साथियों जो अग्नि जौहर साथियों वह भी पहला है जौहर है। साथियों देखिए दोनों ही जौहर पहले हैं, परंतु साथियों अंतिम जौहर जल जौहर अंतिम भी है। तो साथियों पद्मला ने एक तरीके से जल जौहर किया, यानी कि उसने जो साथियों दुर्ग के अंतर्गत एक जो जलाशय बना हुआ जल स्रोत बना हुआ पद्मला तालाब, उसके अंतर्गत कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। साथियों अन्य जो राजकुमारियां थी दुर्ग के अंतर्गत, उन्होंने भी एक तरीके से अपनी हत्या कर ली पानी में कूदकर। तो साथियों दो भूमिका यहाँ पर दिखती है महारानी रंगा देवी की, और साथियों जल जौहर की भूमिका निभाती हैं पद्मला या फिर देवल दे। साथियों इनके साथ में कौन करता है, तो साथियों जो अन्य महत्वपूर्ण क्षत्राणियां होती है राज्य की, वह भी इस जौहर में कूदकर अपनी जान न्यौछावर करती हैं। तो साथियों यहाँ पर इस तरीके से जानकारियां बनती हैं। अब देखिए साथियों इस युद्ध में एक भूमिका और निभाता है बीरमदेव। साथियों बीरमदेव कौन है, तो मैंने आपको पहले बताया यह हम्मीर देव का भाई है। साथियों बीरमदेव भी इस युद्ध में हम्मीर देव की मदद करता है। साथियों इस प्रकार से जानकारियां यहाँ पर बनती हैं। और साथियों अब अंतिम के अंदर साथियों जानकारियां होती हैं कि भाई जो अपने बात करेंगे साथियों अमीर खुसरो के बारे में, तो देखिए उसने कौन कौन से कथन कहे थे, कौन कौन से लेख लिखे थे। साथियों हमें पता है कि भाई अमीर खुसरो साथियों वह हम्मीर देव के बारे में या फिर इसके राज्य के बारे में लिखता है कि भाई आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। साथियों यह बात मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप इसे नोट कीजिए कि भाई अल्लाह जो अमीर खुसरो हैं वह कहता है कि भाई आज काफिरों, साथियों काफिरों कह सकते हैं या फिर कुफ्र कह सकते हैं, कुफ्रों का गढ़, कुफ्रों का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। तो साथियों लिख सकते हैं कि भाई इस्लाम का घर हो चुका है। साथियों यहां पर जानकारियां कवर हैं। तो यह किसने लिखा था, हमारे अमीर खुसरो ने लिखा था। साथियों अमीर खुसरो कौन है, तो यह एक तरीके से लेखक हैं, मुस्लिम लेखक साथियों। और साथियों यह पूरे के पूरे अभियान में जो एक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी हैं साथियों उसके साथ में था। तो साथियों अमीर खुसरो के लेख हैं आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। साथियों देखिए काफिर किसे कहा गया है, तो कुफ्र किसे कहा गया है, तो साथियों गैर जो मुस्लिम होते हैं उन्हें इन्होंने काफिर कहा है, कुफ्र कहा है। साथियों इसका मतलब होता है कि भाई कायर। तो साथियों ये कह रहे हैं कि आज जो कायरों का गढ़ है साथियों वह इस्लाम का घर बन चुका है। साथियों क्यों बन चुका है, तो यहाँ पर देखिए हमने जाना था कि भाई हम्मीर देव केसरिया करते हुए मारा जा चुका है। एक तरीके से यह लोग क्या होता है साथियों, एक तरीके से अभी तो जिंदा है, परंतु साथियों पश्चात में अलाउद्दीन खिलजी के पास में जब ये पहुंचते हैं कि भाई हमें जो आपने वादा किया था उसको पूरा कीजिए, तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी इन्हें भी मार डालता है। साथियों वो कारण क्या बताता है कि भाई तुम अपने जो सेनापति थे, अपने जो शासक थे उनके ना हो सके, तो आने वाले दिनों में से तुम मेरे लिए भी एक तरीके से सरदर्द बन सकते हो या फिर मुझे भी तुम मरवा सकते हो। तो साथियों इन्हें एक तरीके से वह सूली पर लड़ा देता है, इनकी भी मृत्यु होती है तीनों की। तो साथियों तीनों यह भी मारे जा चुके हैं। अब इधर हमने जाना था भाई बीरमदेव, साथियों यह भी वीरगति को प्राप्त होता है, यह एक तरीके से हम्मीर देव के साथ में होकर लड़ रहा था। साथियों महारानी रंगा देवी ने जौहर किया था जो कि राज्य का पहला अग्नि जौहर होता है साथियों राजस्थान का। साथियों और बात करते हैं पद्मला की जो कि हम्मीर देव की पुत्री साथियों है, रंगा देवी की पुत्री हैं, हम्मीर देव की पुत्री हैं। तो साथियों पद्मला या फिर देवल दे साथियों दोनों एक ही चीजें हैं, एक ही नाम, एक ही महिला के नाम है साथियों। तो इन्होंने साथियों क्या किया, तो इन्होंने जल जौहर किया। साथियों जल जौहर भी राज्य का पहला और साथियों अंतिम जल जौहर है। इसके पश्चात में कई भी जल जौहर होने का प्रमाण या फिर कोई जानकारियां हमें यहाँ से प्राप्त नहीं होती है। साथियों अब देखिए अब बात होती है दो व्यक्ति और बचे हुए हैं, मोहम्मद शाह और केहबरू। तो साथियों यह पहुंचते हैं, अब इन्हें बंदी बनाकर ये लेके जाता है हमारे अल्लाह जो एक ही साथियों हैं वो लेके जाता है दिल्ली में। साथियों दिल्ली ये लेकर पहुंचता है और दिल्ली में क्या होता है साथियों, तो दिल्ली में होता है इनसे वह पूछता है कि तुम्हारा क्या किया जाए। तो साथियों केहबरू को माफ कर दिया जाता है। साथियों देखिए केहबरू की भूमिका नॉर्मल थी, तो उसने कोई ज़्यादा विशेष कार्य नहीं किया, तो केहबरू को माफ कर दिया गया। तो साथियों जो मोहम्मद शाह है मंगोल नेता है, उन्हें हाथियों के पांव से कुचलवाया जाता है। तो साथियों ऐसी जानकारियां इन दोनों के बारे में भी बनती हैं। पूरा साम्राज्य साथियों समाप्त हो चुका है, पूरी जानकारियां यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। अब साथियों बात करेंगे जो जानकारी के स्रोत हैं हम्मीर के जानकारियों के स्रोत, यानी कि इसके काल में कौन कौन से साथियों महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए थे, महत्वपूर्ण जानकारियां कौन कौन सी साथियों ग्रंथ देते हैं।
तो साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई जोधराज और शारगंधर के द्वारा रचित साथियों जो हमीर रासो साथियों जो ग्रंथ हैं, तो आप लिख सकते हैं कि भाई जोधराज साथियों जोधराज और शारगंधर साथियों दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इनके द्वारा हमीर रासो की रचना करी गई साथियों, हमीर रासो। तो देखिए साथियों दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं परंतु इनके द्वारा हमीर रासो की रचना करी गई है। साथियों जोधराज कौन था? तो ये जोधराज 13वीं सदी के अंतर्गत यानी कि हमीर के काल में साथियों ये यहाँ पर था और इसने रचना रची थी। साथियों अब ये जो अगला शारगंधर वाला जो टाइम है तो साथियों ये 18वीं सदी का टाइम है, तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ग्रंथ अलग अलग साथियों हैं परंतु दोनों ही ग्रंथों में हमीर देव के बारे में साथियों वर्णन मिलता है। साथियों हमीर देव के द्वारा भी साथियों एक रचना करी गई थी साथियों, उसका नाम है श्रृंगार हार। साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई हमीर देव। साथियों किसने क्या लिखी थी इसने? तो श्रृंगार हार। साथियों श्रृंगार हार की रचना करी थी हमीर देव के द्वारा और साथियों चंद्रशेखर वाजपेयी ने करी थी हमीर हट की रचना, जो कि साथियों इसके राज्य के बारे में, इसके काल के बारे में सूचना का एक महत्वपूर्ण विषय होती है। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि चंद्रशेखर वाजपेयी हमीर हट। तो मैं साथियों लिख रहा हूं यहां पर चंद्रशेखर वाजपेयी साथियों इसने कौन सी रचना करी? तो हमीर हट। तो साथियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में जाना कि भाई रणथंभोर का शासन किस प्रकार से शुरू होता है और साथियों किस प्रकार से अंत होता है। हमने देखिए सारी जानकारी साथियों पूरी डिटेल में यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। तो प्लीज साथियों क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में से शेयर कीजिए। और अब साथियों मैंने तो अपना पूरा फर्ज निभा दिया, पूरी डिटेल में साथियों आपको डिस्कस किया है, पूरी जानकारियां प्राप्त कराई है। साथियों अब आपकी बारी है कि भाई आप कितना इस क्लास को शेयर करते हैं अपने सभी साथियों में। साथियों इसे शेयर किया कीजिए, जो कि राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवारी, राजस्थान रीट भर्ती, राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती साथियों इसकी अगर प्रिपरेशन कर रहा है साथियों, तो उन सभी के लिए साथियों जो आज की क्लास है ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगी साथियों, बहुत ही बेहतरीन साथियों उन सभी के लिए साबित होगी। तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिए अपने सभी साथियों में जो कि साथियों इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शेयर भी कीजिए। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, मिलते हैं।